प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में आज हम लोग चर्चा करेंगे रीति का अर्थ क्या है और इस काल का नामकरण किस किस विद्वान ने किया है और क्या नाम रखा है इस काल का। जैसा कि इससे पूर्व हमने चर्चा की थी कि रीतिकाल का जो समय है वो संवत 1700 से 1900 के बीच में आचार्य शुक्ल ने माना है। तो आज हम अब चर्चा शुरू करते हैं रीति का अर्थ, यानी इस युग को रीतिकाल क्यों कहा गया। तो इसमें जो शब्द आया है रीति काल, तो रीति का क्या अर्थ होता है। आचार्य वामन ने संस्कृत में जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था काव्यालंकार, उसमें वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। वो लिखते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी काव्य की आत्मा रीति है। वैसे शाब्दिक दृष्टि से रीति का अर्थ होता है शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है। ये विशिष्टता गुणों पर आधारित है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन का मत है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति को देखा, यानी ऐसी रचना जिसमें समास हो ही नहीं, हो तो बहुत कम हो, या किसी रचना में बहुत अधिक लंबे चौड़े दीर्घ समास हो। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, जिसका मूल आधार कवि का स्वभाव है, यानी कवि अपने स्वभाव के अनुरूप इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपना लेखन कर्म करता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाला कहा है, यानी आचार्य विश्वनाथ मानते हैं कि जो रस का उपकार करे, रस का भला हो, जिससे रस सिद्ध हो, जिससे रसानुभूति हो, उसको हम लोग रीति कहेंगे। उन्होंने इसे शैली के रूप में ग्रहण किया है, जिसका आधार है वर्ण संगठन, गुण और समास है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग प्राय शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में किया गया है। यानी हिंदी साहित्य में जिस अर्थ में रीति शब्द प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की शैली, जिसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, एक लेखन का ढंग, या एक ऐसा मार्ग जिसका अनुसरण उस सिद्धांत को मानने वाले प्रत्येक रचनाकार करें। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। उनका मानना है कि रीतिशास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से है जिनमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप भेद, उनके अवयव आदि के लक्षण दिए हों। इस परिभाषा के अनुसार रीतिशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी वे सारे ग्रंथ जिनमें रीतिशास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण किया गया हो, काव्य के लक्षणों को प्रस्तुत किया गया हो, वे सारे ग्रंथ रीति ग्रंथ कहे जाएंगे, ऐसा डॉक्टर भगीरथ मिश्र मानते हैं। वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग
व्यापक अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य के रीति काल में इसी प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है, जिनमें न केवल रीत को काव्य की आत्मा माना गया है, अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में भिन्न भी है और उसमें संस्कृत के रीति शास्त्र का अक्षरशः पालन भी किया गया है। सामान्यतः हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के लिए किया गया है जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया है। यानी जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों का पालन किया गया हो, वे सभी ग्रंथ रीति ग्रंथ कहलाएंगे। उनके अनुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायक नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है, वह रीति काव्य है। इस प्रकार के काव्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है और संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के साहित्य की सृजना विपुल मात्रा में हुई है। हिंदी को ये परंपरा संस्कृत से ही प्राप्त हुई है। वह युग जिसमें इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही, साहित्य के इतिहास में उसे रीति काल के नाम से जाना गया। यानी वह युग जिसका काल संवत 1700 से संवत 1900 तक माना गया है, जिसमें इस प्रकार के ग्रंथों की संख्या सर्वाधिक रही, जिसमें काव्य के अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय समीक्षा की गई हो। हिंदी साहित्य के इतिहास में परंपरा में विगत 2000 वर्षों से रचित साहित्यिक कृतियों का विवरण सम्मिलित है। युग विशेष की परिस्थितियों ने समय समय पर तत्कालीन चिंतन धारा को प्रभावित किया और जो प्रवृत्ति प्रमुखतः सर्वमान्य रही अथवा जिसका सर्वाधिक अनुकरण हुआ, उसी के आधार पर उस युग विशेष का नामकरण किया गया। युग की मुख्य प्रवृत्ति, मुख्य प्रतिपाद्य विषय या निरूपण पद्धति के आधार पर ही युग विशेष को किसी नाम की संज्ञा दी गई। संवत 1700 से संवत 1900 के बीच में जो साहित्य लेखन हुआ, उसमें रीति ग्रंथों का सर्वाधिक लेखन हुआ, इसलिए इस युग का नाम रीतिकाल रखा गया। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इस युग का नाम रीतिकाल के अलावा भी कोई नाम हो सकता है या नहीं, या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में किन विद्वानों ने इस काल का नाम रीतिकाल के अलावा भी कोई नाम रखा है या नहीं। रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया था। यानी आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस युग में सर्वाधिक लेखन हुआ है वो रीति ग्रंथों के रूप में हुआ है,
इसलिए हम इसे रीतिकाल नाम से जानेंगे। मिस्र बंधु मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में इसे अलंकार की संज्ञा दी है, क्योंकि इस युग की जो रचनाएं हैं उसमें कवियों की अलंकार प्रियता सब जगह दृष्टिगोचर होती है। और डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहकर संबोधित किया है। वो ये मानते हैं कि इस युग में जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त होती है उसमें कविता की अनुभूति पक्ष से अभिव्यक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया है कवियों ने, और कविता का जो शरीर है उसको सजाने में संवारने में कवियों ने ज्यादा परिश्रम किया है। इसलिए इस काल को हम कला काल भी कह सकते हैं या कला काल कहा जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर रसाल मानते हैं। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम अगर किसी ने दिया है तो वो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर मिश्र इस युग को श्रृंगार काल नाम से अभिहित करते हैं और अपने तर्क की पुष्टि में उनका कथन है कि रीति काल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस रहा हो, अलंकार रहा हो, शब्द शक्ति या नाई का भेद रहा हो, पर उन सब का वर्ण्य विषय श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है, यानी श्रृंगार मुख्य धारा के रूप में इस युग की संपूर्ण रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया और अलंकार, शब्द शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार पर ही दिए हैं। व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कइयों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्ताव किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नखशिक, षड्ऋतु, 12 मासा के बने बनाए सांचे ले लिए। मतलब यह है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता हर क्षेत्र में रही है। भूषण जैसे वीर रस के कवि भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रहे। यद्यपि भूषण का प्रधान रस वीर रहा है, लेकिन इन्होंने भी श्रृंगार विषयक रचनाएं लिखी है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में इसे स्वीकृति देते हुए कहा था कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई है। यानी संवत 1700 से संवत 1920 का 200 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें सर्वाधिक जो रचनाएं मिलती हैं उनमें दो रसों की प्रधानता है, वीर रस की और श्रृंगार रस की। लेकिन इनमें भी प्रधानता श्रृंगार की रही है, यानी वीर से भी ज्यादा रचनाएं श्रृंगार की लिखी गई है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति नीति, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही अधिक प्रचलित रहा, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है और इसी के रीति काल नाम की सार्थकता भी असंदिग्ध प्रतीत होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने
आज की इस वीडियो में दो बातों पर चर्चा की। पहला कि रीति का अर्थ क्या है, रीति कहते किसे हैं, और दूसरा इस काल का नाम क्या रखा जाए या क्या माना जाए, यानी किस किस हिंदी साहित्यिक रचनाकार ने इस काल का क्या नाम रखा, इस पर हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को सुनने से लाभ होगा और इन दोनों को आप अच्छी तरह से परीक्षा तक याद रख करके अपने प्रश्न पत्र का हल अच्छी तरह से कर सकेंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार।